हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सवाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, हर रोज जब हम शो अपना स्टार्ट करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक से हम अपना शो स्टार्ट करें जो कि अवामी भी हो, सोशल भी हो और बहुत। तो आज हमने सोचा कि हम कुछ ट्विटर ट्रेंड जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया अब बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया, अपने जज्बात का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर करता है। तो इस हवाले से हमने सोचा कि आज हम थोड़ी सी ट्विटर ट्रेंड की बात करते हैं और टॉप ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो टॉप ट्रेंड में अगर हम सियासत के ट्रेंड की बात करें तो सियासत में तो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का जो है वो सारा ट्रेंड चल रहा है, और इसके अलावा यही कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और फिर नून लीग की सियासत में तब्दीली आ रही है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें जनरल ट्रेंड की, जो कि फैशन के हवाले से है, जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से है, तो PSL के हवाले से बातें हो रही हैं। और सबसे पहले हम PSL के हवाले से बात करते हैं कि जिस तरीके से ये मैचेस आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से आप देखें कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मजीद डेवलप होता जा रहा है, और ऐसी टीम्स जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो कमबैक कर सकती हैं, आप पेशावर ज़ल्मी की बात कर रही हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन अब उनका बुरा हाल हो चुका है। कल मुल्तान सुल्तान्स के हाथों उन्हें जबरदस्त शिकस्त हुई है। शायद उसकी वजह यह है कि पहले शाहिद आफरीदी थे और डैरन सेमी चूंकि इंजर्ड हैं, अब वो भी मैच में नहीं थे, तो इस वजह से शायद मुल्तान सुल्तान्स जीतने में आसान और पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा और वो मैच हार गए। बिल्कुल सही कह रहे हो कि पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि देखिए जी कितना ज्यादा एक नफ्सियाती तौर पर असरात होते हैं किसी भी टीम के ऊपर। जिस तरीके से शाहिद आफरीदी के बारे में बात हो रही थी कि जी अगर शाहिद आफरीदी कराची किंग्स का हिस्सा है तो उससे इसकी टीम जो है पूरी ओवरऑल असरअंदाज होती है, और डेफिनेटली टीम का मोराल और जैलप रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तो सारे PSL के मैचेस हैं, और इन मैचेस के हवाले से अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो मेरे ख्याल में सब लोगों की बड़ी फेवरेट बनती जा रही है मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि एक तो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस हुई है और फिर यही कहा जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से कि काफी ज्यादा जान भी मार रहे हैं टीम। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम सियासत के हवाले से, और सियासत में क्या ट्रेंड चल रहा है। सियासत में बिलाखिर हॉर्स ट्रेडिंग का ट्रेंड टॉप पर है, और लोग यही कह रहे हैं कि जी अगर इसी तरीके से सेनेट के इलेक्शंस होने थे और इसी तरीके से सेनेटर्स इलेक्ट होकर आने थे तो इसके लिए पूरी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बिलाखिर 14 मार्च को ECP की जानिब से तमाम लोगों को तलब कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने यही साथ आइएगा, अगर सबूत हैं तो आप लेकर आए। आप जो लगा रहे हैं, मीडिया पे बयानात दे रहे हैं, 8 उन्होंने सियासी रहनुमाओं को तलब किया है, और अब देखते हैं कि 14 मार्च को क्या होने वाला है। और अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज के जाने। Here we go now. सेनेट का चेयरमैन कौन होगा? बलूचिस्तान के आजाद अरकान का बलोच उम्मीदवार लाने पर जोर। नून लीग का हासिल वजिंजो के नाम पर गौर। पीपल्स पार्टी की रजा रब्बानी को ही बरकरार रखने के लिए फाटा अरकान से भी जोड़ तोड़। ताउन मांगा, फाटा वालों ने डेप्यूटी सीट मांग ली। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगाने वाले हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को तलब कर लिया सबूत के साथ पेश। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत आज फिर हो रही। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज पेश होंगे। इस्तगासा के मजीद गवाहान अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। चले जनाब ओवैस, आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं या आज मैं पहले बताऊं क्या? जैसे आप कहें, जैसे आप कहें। चलिए जी, आप स्टार्ट। चले, मैं आज फिर एक बार करता हूं। एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है, मेरा फेवरेट अखबार हो गया आजकल, और लीड इसमें आज लगी है सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत मांग लिए हैं। मुख्तलिफ अखबारात और मीडिया चैनल्स की खबरों पर नोटिस लिया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान, मरियम औरंगजेब, फारूक सत्तार समेत 8 सियासी रहनुमाओं को सबूतों समेत 14 मार्च को तलब किया गया। जैसा कि हम अपने इंट्रो में बता रहे थे कि सेनेट इलेक्शन जब हो रहे थे तो तमाम के रहनुमाओं ने कहा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब चूंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई, मीडिया और अखबारात ने उसे बहुत ज्यादा कवरेज भी दी, तो अब इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया कि इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले तस्वुर किया जाता था कि भाई इतना कोई एक्टिव नहीं रहता, बस तो तभी उसमें कोई छेड़छाड़ होती है, कोई इसमें पेशियां होती हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने खुद से नोटिस लिया है
प्रॉम्प्टली उन्होंने सारी चीजें करने की कोशिश की है। अब 14 मार्च को उन्होंने तलब कर लिया है सबको। अब 14 मार्च को उन्होंने तलब कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बाम अरकान पार्लियामेंट जो कि इस हवाले से सॉलिड एलिगेशन लगा रहे थे, जिनका यही कहना था कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और इस तरीके से जितने भी सेनेटर्स इलेक्ट हुए हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इस एक्शन के बाद देखना यह है कि वो उनमें से कितने अरकान जो हैं वो लेकर जाते हैं सबूत, और फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की हम बात करें तो पीपल्स पार्टी की जानिब जा रहा है अगर एमक्यूएम के इल्जामात के हवाले से कि जी एमक्यूएम जो है वो जब अगर जीत जाती है तो वो कहती है वोट बैंक हमारा है, लेकिन एमक्यूएम क्योंकि अब इल्जामात लगा रही है तो इस वजह से वो करप्शन की और हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लग रहे हैं उनकी जानिब से, जबकि नून लीग की जानिब से भी जोड़ तोड़ शुरू कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है और इस हवाले से आइंदा की हिकमत अमली भी वो तय करेंगे, आइंदा ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है इसके हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी भी बड़ा गठजोड़ कर रही है, और अगर मैं आज उसकी हेडलाइंस को देखूं या फिर मैं देखूं तो डेफिनेटली इनमें भी यही खबरें पब्लिश हुई हैं कि जी पीपल्स पार्टी काफी ज्यादा इस वक्त मुतारिक है और गठजोड़ की सी सूरत हाल है। लेट्स सी कि अब एक और गोल पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या किया जा सकता है। ये होगा ही, क्योंकि अब चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है, तो सीटें किसी की भी पूरी नहीं है, अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है। आजाद उम्मीदवार इस वक्त मरकज निगाह बने हुए हैं फाटा के और खास तौर पर बलोचिस्तान के। तो अब चूंकि उसका नजदीक ही इंतखाब होने वाला है तो सियासी गठजोड़ और जोड़ तोड़ की जो बात कर रही है वो तो होना ही है। लेकिन इल्जामात की जो बात हो रही थी ना सबा, अब इल्जामात लगाना तो पाकिस्तान के अंदर बहुत आसान है। अब जब बात है सबूत पेश करने की तो अब असल मजा आएगा कि भाई सबूत किस किस के पास हैं। जब अब ये प्रूफ्स हैं तो डेफिनेटली सामने लेकर आएं, क्योंकि बातें तो बड़ी सारी क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे हमेशा बहुत बड़ा वावेला मचाया जाता है, मीडिया पर आते हैं, अखबारात की खबरों की जीनत बनते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रूफ पेश करने की बात आती है तो कोई भी नहीं। अच्छा जी, अब एक बड़ी मिस्बत रिपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि वजारत दिफा अमरीकी वजारत दिफा की जानिब से दी गई है, और इसमें ये वही बात आ गई कि देखिए जी हमारे सियासतदानों या खारजा हमारी जो भी पॉलिसी है वो शायद से हमारा मौक़िफ़ डिलीवर नहीं कर सके जिस तरीके से हमारे पाक फौज की मेहनत, हमारे पाक फौज की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो रंग लेकर आई हैं। और बिल आखिर इस अमेरिकन रिपोर्ट में यही पब्लिश किया गया है कि पाक फौज ने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से डेफिनेटली उनका अब हासिल उसूल ये हुआ है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आई है। और साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से भी कहा है, यानी कि भारत के हवाले से भी कहा है। एटमी आबदोज है वो उन्होंने अपनी एक बहरिया के हवाले कर दी है और दूसरी एटमी आबदोज भी हवाले करने जा रहे हैं बहरिया के। तो अब देखना यह है कि एक्चुअली भारत चाहता क्या है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है वो डेफिनेटली पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पॉलिसी है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की। साथ साथ उन्होंने ये इंटरेस्ट भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया है उस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के थ्रू या अफगानिस्तान के अंदर जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं उनका भी खात्मा किया जाए जो कि भारत के ज़ेर तसल्लुत हैं। तो ये बड़ी मिस्बत रिपोर्ट है, है इस पे हम अपनी पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरीके से हमारे जवान लड़ रहे हैं, और अभी हाल ही में बिल्कुल अभी ही ड्रोन गिराया है, चौथा ड्रोन है जो कि चुरी सेक्टर पर पाक फौज के जवानों ने मार गिराया है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जब से अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आपको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा जब ये सीज फायर का मुआहिदा हुआ था तो 2017 वो वाहिद ईयर है जिसके अंदर सब के खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमारी शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया ने जहारियत की और इसी साल में कश्मीरियों के साथ भी बेइंतहा जुल्म ढाया गया। आपको पता है कि जब इंडिया की जानिब से जहारियत की गई है तो दोनों साइड से चूंकि मुकाबला होता है, बिल्कुल होता है, तो आमतौर की हो जाती है, लेकिन जब इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, सीज फायर वायलेशन की, तो पाकिस्तानियों ने भी, पाकिस्तानी फौजियों ने भी उसका भरपूर जवाब दिया और भारतीय तोपें खामोश कर दी हैं। इस सूरत हाल पर तो बहुत सारी थी, लेकिन क्योंकि अब हम बढ़ना है मुख्तलिफ शहरों की जानिब और जान लेते हैं कि क्या चल रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में, जहां से हम आपको देंगे अहम खबर। नवाज शरीफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। मरियम नवाज भी अदालत में पेश हुई हैं। समाअत की इब्तिदा पर नवाज शरीफ ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी की है, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। तबीयत ठीक न होने पर नवाज शरीफ को इस्तिस्ना भी दे दिया गया है। अब चूंकि अहम खबर है, बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है, फैसला आने वाला है, तो तबीयत लग रहा है उनकी ज्यादा खराब होने जा रही है। से मजीद तफसीलात राना तारिक हमारे साथ मौजूद है, राना तारिक से। जी राना तारिक, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस केस की समाअत थी। समाअत के आगाज पर ही जब जज मोहम्मद बशीर जो है वो अदालत में कमरा अदालत में पहुंचे तो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा
कि मियाँ साहब की तबीयत जो है वो नासाज है कि आज के दिन के लिए इस्तिस्ना दे दिया जाए उन्हें। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दें, हम हाजिरी लगा देते हैं, आपको जाने की इजाज़त है। इस पर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एहतसाब अदालत को लिख कर दिया गया और एहतसाब अदालत की जानिब से उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। जो ही एहतसाब अदालत से बाहर आए मियाँ नवाज शरीफ उनसे सवाल किया कि आप हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को जो है वो तलब कर लिया है सबूतों समेत, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून हॉर्स ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ है और हम भी चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ जो है कवानीन सख्त से सख्त बनाए जाए। तमाम सियासी जमातें इस पर मुतफिक हैं, तो हम कानून साजी के लिए भी तैयार हैं और हम चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हमेशा के लिए। अच्छा राना, चूंकि आज बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, आपने बताया कि नवाज नासाज है तो उनको इस्तिस्ना की दरख्वास्त देने के लिए कहा गया कि आप रिटर्न दरख्वास्त दे दें, तो फिर उस पर देखते हैं। ये बताइएगा, आज चूंकि गवाहान को पेश किया जाना था और जो ख्वाजा हारिस है उन्होंने जिरा करनी थी, तो कितने गवाहान ऐसे हैं जिन्हें आज पेश किया जाएगा और उन पर जिरा होगी? जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो गवाहान मौजूद है, क्योंकि बाकी केस की प्रोसीडिंग अभी होनी है और अभी चल रही है और गवाहान पर जो है वो जिरा भी होगी, उनके बयानात भी कलमबंद होंगे। तमाम जो नवाज शरीफ के हवाले से अपडेट यही है कि उनकी तबीयत नासाज थी, जिस पर अदालत ने उन्हें इस्तिस्ना देने की इजाज़त दे दी। उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत से बाहर आए हैं। मीडिया ने सवालात की बौछार की तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, और जाते जाते गाड़ी में बैठते हुए जब उनसे एक ही सवाल किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को तलब किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ है। हम जो है हम भी चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हमेशा के लिए हो जाए, तो इस पर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और तमाम सियासी जमातें इसी के लिए अगर तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं और मिलकर कानून साजी करनी चाहिए, ताकि ये जो इस लानत का खात्मा जो है वो हमेशा के लिए हो जाए। इस्तिसाब अदालत में इस सवाल का जवाब देने के बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं और ये कहा जा रहा है, हमारे जराये ने कहा है कि आज पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून की एक अहम मीटिंग है, अहम इजलास है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी और मुमकिन इत्तेहाद। ठीक है, आज अहम डेवलपमेंट भी होने जा रही है और हतमी नामों को फाइनल भी किया। राना तारिक अपडेट कर रहे थे, आपका बेइंतहा शुक्रिया। चलें, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है एक इंस्टेंट ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो ब्रेक पर जाने से पहले दारुल हुकूमत की सूरत हाल हमने जानी, अब चलते हैं लाहौर, जहां आज क्या होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक खान, वो बताएंगे कि आज लाहौर में कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको और नाजरीन को आज टीवी और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आज लाहौर में जो है अगर हम देखें तो एक्टिविटीज़ जो हैं, पंजाब असम्बली का सेशन है जो सेनेट इंतखाबात से कबल स्टार्ट हुआ था और आज भी उसी का कंटिन्यूटी है और इलेक्शन के बाद आज भी धुआंधार इजलास महकमों के हवालों से सवालात और जवाबात जो हैं मेंबरान असम्बली के वो दिए जाएंगे और सुने जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो वफाकी वज़ारत दाखिला से वज़ीर जो हैं एहसन इकबाल वो लाहौर में मौजूद हैं। पंजाब वो एक सेमिनार से ख़िताब करेंगे जिसमें के बाद हो सकता है वो मीडिया से भी दोबारा टॉक करें और उनकी जो ये ख़बर है ये अहम होगी। और इसके साथ साथ नैब का जो है वो एक इवेंट है यहाँ पे नौजवानों के हवाले से कि किस तरह नौजवान जो करप्शन को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें या नई नस्ल में करप्शन के आंसर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस हवाले से एक इजलास है जिसमें डीजी नैब जो हैं शहजाद सलीम वो मेहमान खुसूसी हैं। इसके अलावा दीगर कई मेहमान जो हैं वो इस सेमिनार में मौजूद होंगे और ये सेमिनार जो है अलहमदुलिल्लाह लाहौर में मुनक़्क़िद किया गया है करप्शन के हवाले से कि किस तरह के करप्शन को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा कल जो है ख़वातीन इनका आलमी दिन है, इस हवाले से जो है पंजाब लाहौर प्रेस क्लब में जमात इस्लामी की ख़वातीन विंग के तहत एक इजलास है जिसमें ख़वातीन के किरदार सियासत में और
दूसरी जगह पे और उस दिन के हवाले से खुसूसी तकरीबात आज जो है वो है और आज ये एक मेन जो है इवेंट जो है होने जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो छोटी छोटी दीगर तकरीबात भी लाहौर में हैं, लेकिन सबसे लाहौर में बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि अब करप्शन के हवाले से वहाँ पर इसके लिए भी सेमिनार्स मुनक्किद किए जाने लगे हैं। तारिक खान हमें अपडेट करते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आप चलते हैं पेशावर की जानब मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर जमील, उनसे जानते हैं कि आज पेशावर में कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, मौसम कैसा है। आमिर जमील, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग साहबा। पेशावर में सुबह का आगाज़ तो हो गया, लेकिन सबसे पहले ही पेशावर का आज जो आगाज़ है वो किसी अच्छे वाक़ये से नहीं हुआ। शबकदर रोड पर यूसुफाबाद का इलाका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक फ्लाइंग कोच और पिकअप आपस में टकराई और 30 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़ख्मियों को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, ताहम डॉक्टरों का कहना यह है कि 10 अफराद की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, उनकी ज़िंदगियों का ख़तरा है और जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ताहम अगर इसके अलावा हम देखें तो पेशावर में दीगर जो तकरीबात हैं वो तकरीबन 11 बजे के करीब शुरू होंगी। पेशावर प्रॉपर्टी एक्ट एक तकरीब की जा रही है जिसमें वज़ीर बल्दियात और CM जो है खैबर पख्तूनख्वा वो उसमें शामिल होंगे और पेशावर में जो प्रॉपर्टी है उस हवाले से अहम जो है वो उसमें बातचीत करेंगे। जबकि दूसरी तरफ में जो मज़ीद रिफॉर्म्स की गई हैं उस हवाले से आतिफ खान जो कि वज़ीर तालीम है वो एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जिसमें रिफॉर्म्स के हवाले से तालीमी जो रिफॉर्म्स हैं उस हवाले से वो बताएंगे मीडिया को। वाकया पेश आया है, जख्मियों की हालत के हवाले से बताएगा, उस हादसे के बाद कोई कार्रवाई की गई है और जख्मी जो है उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल सबा, यही मैं आपको बता रहा था कि पेशावर का जो करीबी इलाका है ये चारसदा बिल्कुल करीब है और ये वाकया वहीं पर पेश आया है जिसमें 30 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, चूँकि शबकदर और चारसदा में इतना बड़ा अस्पताल नहीं है तो ज़ख्मियों को पेशावर लाया गया है। जिस अफराद जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। वहाँ पर चूँकि फ्लाइंग कोच में आग भी लग चुकी थी, लेकिन जो वहाँ पर उसमें मौजूद जो अफराद थे वो झुलसे नहीं हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बायस ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं। 10 अफराद जो हैं उसकी हालत तशवीशनाक है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आमिर जमील हमें बताए कि एक्सीडेंट हुआ है और अफसोसनाक सूरत हाल है। पेशावर में सबा देखा गया है कि क्योंकि ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल बहुत दिनों से चल रहे हैं, बल्कि कई माह से चल रहे हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ ड्राइव्स भी चलाई गई हैं, लेकिन हादसात ये है कि फिर भी रोनुमा होते रहते हैं, भी हो रही हैं और लोग जख्मी भी हो रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। बहरहाल अब प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जब जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चेयरमैन सेनेट कौन होने वाला है। तो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। हॉर्स ट्रेडिंग को लगाम डालने के लिए इलेक्शन कमीशन गया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाने वाले तमाम अफराद को 14 मार्च को तलब कर लिया है। इल्जामात के सबूत भी मांग लिए। देखते हैं, रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। पैसे की बुनियाद पर एक सिलेक्शन ही हुआ। हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत के साथ फिट नहीं होता, ये जमहूरियत की जिद है। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की गूंज, इलेक्शन कमीशन भी आखिरकार एक्शन में आ गया। इल्जामात लगाने वाले सियासतदानों को बुला लिया, साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत लाने की भी हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दावा किया था कि उन्हें रकम देने वाले का तो पता है, लेकिन लेने वाले का इल्म नहीं। रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई, तो पता है कि रिश्वत किसने दी। बदकिस्मती से हमारे पास ये सबूत नहीं है कि रिश्वत ली किसने। हुक्मरान जमात के कायद नवाज शरीफ भी सेनेट में वोटों की खरीद और फरोख्त से परेशान नजर आए। जमहूरियत के दरख्त हैं उनको जलाया जा रहा है ताकि ये दोबारा कभी पनपे ना। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की जमहूरियत दुश्मन के जेबों में बैठ के अपने नाजायज और हराम की दौलत से लोगों के ज़मीर को खरीदना चाहते हैं। अचुल हक ने इसे पैसों का सिलेक्शन करार दिया तो फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी पर बराह रास्त इल्जाम आयद किया। दौलत जीत गई है, सियासत हार गई है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन नहीं है, पैसे की बुनियाद पर एक सिलेक्शन ही हुआ। ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का फार्मूला जमहूरियत के साथ फिट नहीं होता, ये जमहूरियत की जिद है।
पीपल्स पार्टी के सिवा तकरीबन तमाम जमातें ही सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाती नजर आई, लेकिन क्या इसके सबूत भी पेश किए जाएंगे, इसका पता तो 14 मार्च को ही पता चलेगा। तो जनाब देखा, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है और अब सारी सूरत हाल क्या बनती है, इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बैरिस्टर एहतशाम, माहिर कानून है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइए, ने नोटिस ले लिया है, 14 मार्च को तलब भी कर लिया है, 8 सियासी रहनुमाओं को तलब किया गया है, अब सबूत मांगे हैं। सबूत आप क्या लगता है कि सबूत देने के लिए 8 जो बुलाए गए हैं सियासी रहनुमा, उनके पास सबूत होंगे? देखिए, मेरी बात सुने, ये तो डिपेंड करता है कि हमारे अपने पॉलिटिशियंस जो हैं वो किस हद तक सिंसियर हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात तो बहुत लगाए जाते हैं, एक पार्टी दूसरी पर, दूसरी पहली पर, तीसरी चौथी, इसी तरह हम हमेशा से देखते चले आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं सियासतदान एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर देते हैं, लेकिन जब सबूत देने का वक्त आता है, जब इन्वेस्टिगेशन का वक्त आता है, का वक्त आता है, तो फिर बहुत एनआरओज होते हुए भी हमने देखे हैं। तो ये आपका जो सवाल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आने वाले वक्त ही हमें बताएगा कि हमारे पॉलिटिशियंस वाकई में सिंसियर हैं हॉर्स ट्रेडिंग ये मेनेस है इसको खत्म करने के लिए, या फिर ये फिर सियासत खेली जा रही है एक दूसरे के खिलाफ। सही, अच्छा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर तो सिर्फ सियासत खेली जा रही है तो डेफिनेटली फिर इसके हवाले से भी इनसे पूछगछ होनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग साबित हो जाती है तो फिर उसके क्या जो है वो कंक्लूजन निकलेगा? देखिए, फिर तो ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा मॉरल क्राइम है, बल्कि लीगली आप देखिए ना, आपको पाकिस्तान के अवाम भेजते हैं असेंबलीज में, आपको अपना मैंडेट देते हैं ताकि आप उनके लिए सही तरीके से कानून साजी करें। सेनेट में अगर आपने वोट देना है किसी को तो आप मेरिट्स के ऊपर वोट दें, लेकिन अगर आप पैसे देके अपना वोट बेच रहे हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉट जस्ट मॉरली बट ऑल्सो लीगली। और अगर इस तरह की बात भी साबित हो जाती है किसी ऐसे मेंबर के खिलाफ जो कि सूबाई असेंबली में जिसने अपना वोट बेचा है या फिर नेशनल असेंबली में, तो उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो, बिल्कुल मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकती है। अच्छा एहतशाम साहब, यहाँ पर ये बात भी बड़ी गौरतलब है कि जितने भी इनके अरकान असेंबली हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी जानिब से सीरियस एलिगेशन हैं और वही लोग अगर प्रूफ के साथ नहीं पेश होते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और फिर उनसे भी ये कहना चाहिए कि महज आप एक सियासत के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे। देखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई तो पता नहीं हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, लेकिन क्योंकि सर ये सारे लोग मिलके फिर अगर ऐसा नहीं है तो सारे लोग मिलके फिर एक क्योस क्रिएट कर रहे हैं ना। देखिए, मेरी बात सुने, ये लोग तो इस सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, तो आप इन लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि ये लोग खुद अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई करनी है तो वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है, नंबर 1। इलेक्शन कमीशन अगर इसको प्रॉपर तरीके से परसू करे और इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाए तो वो करे। अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम होता है, जैसे कि पहले होता चला है, तारीख हमें बताती है, तो फिर क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया बहुत फाल है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत फाल है, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हो सकता है कि वो इस हवाले से कोई आज खुद नोटिस लें जी, और वो तमाम लोग जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगा रहे हैं और वो में आते हैं, उनके हवाले से भी किसी इन्वेस्टिगेशन का, किसी इंक्वायरी का, किसी JIT का वो ऑर्डर सुनाए, और वहां से मुझे लगता है कि शायद फिर किसी किस्म का कोई एहतसाब का अमल शुरू हो और ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान में खत्म। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप चूंकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मैकेनिज्म क्यों मौजूद नहीं है पहले से? क्योंकि ये तो बहुत पहले से चल रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई दिहाइयों से बल्कि ये बातें सुनने को मिलती हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इतने अरसे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना जरूर चाहिए था कि इस सारे मेहनत को रोका जा सके। आप क्या समझते हैं इस हवाले से, क्योंकि आप कानूनी माहिर हैं? देखिए, दो चीजें, कुछ तो हमारे कानून में है, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि बिल्कुल गैर मंतकी हैं, इलॉजिकल हैं। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, हर इलेक्शन में इस कानून की खिलाफ वर्जी होती है और कोई पूछने वाला नहीं है। देयर इज अ सर्टेन लिमिट कि जी आप इतने लाख रुपए से ज्यादा इलेक्शन में नहीं लगा सकते, लेकिन आपको पता है MP MNA के इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगते हैं और जो शख्स नहीं लगाता वो इलेक्शन हार जाता है, लेकिन कानून उन्होंने बनाया। दूसरी तरफ आप जो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म्स हमारे पास मौजूद हैं लेकिन नफाज नहीं होता, उनका इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। सही। आप देखिए कि यही इलेक्शन कमीशन पिछली तमाम इलेक्शंस में पाकिस्तान की तारीख में उठा के आप देख लीजिए, लोगों को पार्लियामेंट में भेजता रहा है जो कि
चोर थे, डाकू थे, डिफॉल्टर्स थे, जिनके के इल्जाम थे, जिनके कैरेक्टर्स ठीक नहीं थे, तो वो जो स्क्रूटनी होनी चाहिए थी आरओ लेवल पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, स्क्रूटनी जो आरओ लेवल पर होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई है। शोर जरूर मचाया जाता है सियासतदानों की जानिब से, और सियासतदानों की जानिब से नहीं बल्कि जितने भी माहिरीन हैं वो भी यही कहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस के अंदर सबसे ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लेकिन फिर भी कोई इकदाम नहीं किए जाते हैं। जबकि कल शेख रशीद से भी हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे जी आप पॉपुलर करा लेते, डायरेक्ट इलेक्शन करा लेते, लेकिन उसके बावजूद भी खैर कुछ हो ना सका। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, देखिए ये जो डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात, आप मुझे बताइए कि ये जो नेशनल असेंबली है हमारी या सूबाई असेंबली है, इनमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें फरिश्ते आ जाते हैं, यही फरिश्ते आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वोट कर रहे हैं ना सेनेट को। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात नहीं है, सिस्टम्स अपनी जगह पे पूरी दुनिया में जहाँ पर लोग ठीक है ना, वो दोनों तरह के सिस्टम्स ठीक चल रहे हैं। साहब आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं, मोरालिटी की बात कर रहे हैं कि हमारे मोरालिटी बिल्कुल नहीं है, अखलाकियात नहीं है, ये बताइएगा सियासतदानों की। वोट डालने गए शेख साहब कह रहे हैं वो खुद वोट डालने नहीं गए, शेख रशीद साहब। जी बिल्कुल सर, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन सियासतदानों के अंदर बेइंतहा है कि अगर आप पार्लियामेंट में आना भी चाहते हैं लेकिन उसी पार्लियामेंट में फिर आप जाते भी नहीं और फिर उसके बाद आप सड़कों पे निकलकर जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं उसी पार्लियामेंट के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। सर अब करना क्या चाहिए, आइंदा इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, ये करप्शन आइंदा ना हो, इसके लिए क्या असेंबली बनानी चाहिए, इसके लिए क्या हमें इकदाम करने चाहिए? देखिए दो चीजें, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम पाकिस्तान दूर उजागर करते हैं, उनमें तालीम जो है उसको फरोग दें, और वो लोग जिनका इंतखाब वो करते हैं जनरल इलेक्शंस के थ्रू, जिन्होंने आगे से इनडायरेक्ट इलेक्शन में सेनेटर्स को मुंतखब करना होता है, वो जो है चुनाव ठीक करें, उनको सही करें, मेरिट्स पे लोगों को ले। ऐसे लोगों को हम ना अपनी सूबाई असेंबलियों में भेजें जो कल को अपने जमीर का सौदा करते हैं और वोट बेच देते हैं। दूसरी चीज जो पहले मैंने आपसे कही, जो कि रियासत की सतह पर होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को किरदार अदा करना पड़ेगा, उनको फाल होना पड़ेगा। इनका सर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो अभी इस इलेक्शन से पहले भी कहा जा रहा था कि हिकमत अमली तय कर ली गई है और बड़ी जामे हिकमत अमली बनाई गई है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, चेक एंड बैलेंस भी रखा गया है सियासतदानों के ऊपर, लेकिन सेनेट इलेक्शन के बाद सर वही शोर। आप ये देखिए कि जो पिछला हमारा जनरल इलेक्शन था 2000, पहले हम ये सुन रहे थे कि अब जो सिस्टम आएगा वोटिंग का वो बायोमेट्रिक होगा और किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हो सकेगी। 2013 में तो नहीं हो सकता, हो सका मैं दुआ करता हूं कि 2018 में हिंदुस्तान हमारे साथ, देखिए उन्होंने पिछले इलेक्शंस में उसको कर लिया और वो कहते हैं कि हमारी जो रिगिंग थी जिसकी वजह से मामलात खराब होते थे वो हमने बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में हम इस टेक्नोलॉजी को कब लेकर आएंगे? हम तब लेकर आएंगे जब बैरिस्टर साहब, चूंकि वक्त नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे, इलेक्शन के हवाले से आखिरी सवाल आपसे ये होगा मेरा कि आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें खराबियां हैं, सिस्टम के अंदर मौजूद लूप होल्स हैं, तो इसके रिफॉर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन का खुद अपना किरदार भी तो बहुत मुबहम सा है। इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म इसी तरह से हो सकता है कि इसको आप इंडिपेंडेंटली चलने दें, हुकूमत इसके ऊपर असरअंदाज ना हो। सर अभी भी इंडिपेंडेंट ही चल रहा है ना? नहीं चल रहा ना सर, नहीं चल रहा इंडिपेंडेंटली। आप देखिए आपकी नैब क्या पहले इंडिपेंडेंट चल रही थी? आपके चीफ जस्टिस साहब ने नैब के हवाले से रिमार्क दिए, जस्टिस अजमत कोर्ट में बैठे हुए, उन्होंने तो फातिहा पढ़ दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दिया कि नैब खत्म हो गई। अब जो चेयरमैन नैब आए हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने नैब को किसी हद तक फाल बनाया। तो जिस तरह से नैब की तरफ गामजन है, आपके इलेक्शन कमीशन को भी आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर से गवर्नमेंट का जो असर है खत्म करना पड़ेगा और फिर वो प्रॉपर मुकम्मल स्क्रूटनी करेगा सियासतदानों की, चाहे उनका ताल्लुक गवर्नमेंट की पार्टी से हो चाहे उनका ताल्लुक ऑपोजिशन की पार्टी। ठीक है, जब तक आप ये नहीं कर रहे थे और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर वो हमसे कर रहे थे और डेफिनेटली उनका भी यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात भी देने पड़ेंगे। इस हवाले से हम मजीद भी डिस्कशन करते रहेंगे और होना भी यही चाहिए कि रिफॉर्म